ये मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर विनायक गौतम जी हैं। उपचुनाव में इस बार जलवा जलाल हो पाएगा। जितने भी ये नेता चोर बैठे हुए हैं इन सबको उन्हीं के सदन में धोएंगे। कोई 1000 रुपए में दारू मिल रही थी, वो 2000 में मिल। कहां मैंने सुना कि कोई भी नेता मारा गया? इन लोगों को मार मार कर पब्लिक नंगा करके रोड पर घुमाए। जब आप कैंडिडेट निर्दलीय वहां पर उतरेंगे तो आपके सामने जो हो सकता है कि पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज बाहुबली धनबली बैठे हो। मेरी उपलब्धि ये है कि मैंने समाज के लिए किया है। मैंने मेडिकल कॉलेज जो आप देख रहे हैं श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, वो मेरे नाना स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का ही दिया हुआ है। क्योंकि बिहार के मुद्दे की अगर बात की जाती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन, इन 3 चीजों के ऊपर खुलकर डिस्कस होता है कि सारे सरकारी नौकरों के लिए सेम रूल होना चाहिए। या अगर टीचर्स के साथ में ये फेशियल अटेंडेंस लग रहा है तो बाकी भी प्रोफेशनल जो है वो सारे के सारे जो सरकारी नौकर हैं उनके साथ में फेशियल अटेंडेंस होना चाहिए। 150 से ऊपर स्कूल में गया हूँगा। सारे स्कूलों में जाकर के मैंने देखा है कि शिक्षक के अलावा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहता है। जनता के बीच में जो जा रहा हूं तो उसमें नजर आ रहा है, लोगों का प्यार नजर आ रहा है। और गुजरात की तरफ से अगर बिहार को आपने अगर शराब मुक्त किया तो गुजरात का हिस्ट्री भी आप जान लीजिए कि गुजरात जो है वो डेवलप्ड स्टेट है। मेरे परिवार ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में तिरहुत स्नातक तिरहुत क्षेत्र में जितना किया है शायद ही कोई और परिवार हो जिसने किया हो, दान किया हो। अपने क्षेत्र में बहुत सारे मरीजों का जो वंचित वर्ग है उनका इलाज किया है। मेडिकल कॉलेज में मेरे आने से पहले 250 अल्ट्रासाउंड होता था, मैंने उसे 3000 तक पहुंचाया। तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में इस वक्त उपचुनाव हो रहा है और अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं ये तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर विनायक गौतम जी हैं और इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तिरहुत उपचुनाव में अपना जलवा जलाल करने के लिए युवाओं के बीच में जा रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपका भविष्य बदलेंगे। हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चुनावी मैदान में उतरेंगे तो यकीन मानिए कि हम युवाओं के दिल पर राज करेंगे और उनको हर संभव मदद दिलाने का प्रयास करेंगे। और चुनाव लड़कर जब हम सत्ता में जाकर बैठकर बात करेंगे युवाओं की तो यकीन मानिए कि आपका काम 100% होगा। हमारे साथ डॉक्टर विनायक गौतम है जो मुजफ्फरपुर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है और इस बार चुनावी मैदान में है। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत अच्छे। उपचुनाव में अब की बार आपका जो ताल ठोकने का ये जो एक लगाव हो गया है, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, लेकिन क्या लगता है कि उपचुनाव में इस बार जलवा जलाल हो पाएगा आपका? जलवा तो हमेशा स्नातक और शिक्षक और जितने भी वोटर्स हैं उन्हीं का होगा। डेफिनेटली जनता के बीच में जो जा रहा हूं तो उसमें नज़र आ रहा है, लोगों का प्यार नज़र आ रहा है। और जनता इस बार मांग रही है कि एक शिक्षित रिप्रेजेंटेटिव उनको मिले जो उनकी सारी समस्याओं को सरकार के सामने में रख सके सदन में। आज तक के जितने भी पूर्व पार्षद हुए हैं वो जनता के प्यार और वोट से जीत कर तो गए हैं, लेकिन सदन पर जाकर वहाँ शिक्षकों की समस्याओं को ठीक ढंग से रख नहीं सके हैं, जिसका ये परिणाम है कि आज के डेट में शिक्षक मधुआ मजदूर बन चुके हैं। तो क्या गारंटी है डॉक्टर विनायक गौतम अगर चुनाव जीत जाते हैं निर्दलीय तो वो उन शिक्षकों की बात करेंगे सदन में जिन शिक्षकों की बात आप इस वक्त कर रहे हैं मेरे कैमरे के सामने? मैं खुद शिक्षक था। मैं 14 अक्टूबर तक श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में HOD एंड प्रोफेसर था। तो जब मैंने उस पद को त्यागा है, क्योंकि ये प्रोसीजर है कि कभी भी जब गवर्नमेंट सर्वेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उन्हें पद का त्याग करना पड़ता है। तो जब मैं अनिश्चित भविष्य के लिए निश्चित भविष्य को मैं त्याग चुका हूँ तो मेरा कोई पर्सनल विजन अगर रहता, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट रहता तो मैं HOD रहता, जिससे मुझे इस मुजफ्फरपुर शहर में मान सम्मान दिया गया है। मैं अपने गौतम ड्राइविंग सेंटर और जो हॉस्पिटल बना रहा हूँ उसमें लगा रहता, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण ज़्यादा अच्छे ढंग से होता जी। वो मैं पिछले 20 साल से कर चुका हूँ। मैंने मेडिकल कॉलेज में जब ज्वाइन किया था तब भी इस मेडिकल कॉलेज में मात्र 5 लाख की मशीन मिली थी। जिस आप समझ सकते हैं आज के डेट में मैं PGI चंडीगढ़ में जब था या एम्स में था या फिर बॉम्बे में था तो 1 करोड़ की अल्ट्रासाउंड मशीन होती थी, जबकि ये सरकार 5 लाख की मशीन देती है, वो भी 25 लाख के दाम में। यहाँ 40 लाख रुपए में डिजिटल एक्सरे मशीन आती है जिसका दाम सरकार 1 करोड़ एंड 25 लाख कोट करके लेती है। ये ऐसा ही शिक्षा के जगत में भी देखा गया कि 500 रुपये का टेबल 2500 रुपये में, 10,000 रुपये का कंप्यूटर 40,000 में, 80,000 से 1 लाख रुपये का समरसेबल 2,65,000 में। एक छात्र को जो एक बैग मिलता है वो बैग 150 से 200 रुपये का होता है, वो भी 1500 रुपये में। तो सरकार जो है
उसकी नियत और नियति में बहुत अंतर है। मतलब कि सरकार कहीं से भी शिक्षकों का मान सम्मान नहीं चाह रही है। उन्हीं से लड़ना है आपको। बतौर जब आप कैंडिडेट निर्दलीय वहां पर उतरेंगे तो आपके सामने जो हो सकता है कि पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज बाहुबली धनबली बैठे हों और आपको उनसे टकराना पड़ेगा। तैयार है ना सर? धन से अगर इलेक्शन लड़ा जाता तो हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, जिनके भाई आज पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं, बल्कि तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का जो है एक सैंबल था कमल का। आपके साथ सर कोई सैंबल नहीं है? नहीं, मेरे साथ है सैंबल। मेरे साथ में मेरे स्वर्गीय नाना स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जो मेरे नाना हुए वो हैं। मेरे पिताजी श्री राम कुमार सिंह है। मेरी माता जी की शिक्षा जो डॉक्टर सुनीति पांडे जो एमडीडीएम कॉलेज और एलएस कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी है। मेरी सिस्टर एमडीडीएम कॉलेज की प्रिंसिपल है। इन सब का बल है, जो परिवार का बल मुझे मिल रहा है, क्योंकि मेरे परिवार ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में तिरहुत स्नातक तिरहुत क्षेत्र में जितना किया है शायद ही कोई और परिवार हो जिसने किया हो, दान किया हो। मेडिकल कॉलेज जो आप देख रहे हैं श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, वो मेरे नाना स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का ही दिया हुआ है। मेरे मामा अमरनाथ पांडे आज मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े उद्योग कर्मी है। और अगर देखा जाए तो आज के डेट में जितने भी बिजनेस जो सरकार आज के डेट में कर रही है कि बाहर से उद्यमी लाएंगे, तो उन्होंने हजारों, कम से कम 7-8 हज़ार परिवार को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो डेफिनेटली हमारा परिवार इस फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है। तो आप अगर मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो अगर कोई दलाल अगर आ रहा है, राजनीतिक दलाल हम कहेंगे, राजनीतिक दलाल अगर इलेक्शन लड़ने आ रहा है, अगर जनता उनको वोट देगी तो वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगी रह जाएगी। मैं तो अपना पोस्ट छोड़ करके आ रहा हूँ, मैं तो अपनी कमाई छोड़ करके आ रहा हूँ। तो डेफिनेटली मेरे सामने में एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने परिवार का सम्मान, जो 22 साल से हमारा परिवार, मेरे नाना जी 1995 में हार गए थे, जबकि उन्होंने इतना कुछ किया। तो जनता के पास में दोबारा एक मौका मिल रहा है कि उसी परिवार से एक थर्ड जनरेशन जो है वो इस फील्ड में आ रहा है आपकी सेवा करने के लिए। अगर मैं नहीं कर सकूंगा तो आप खुद सोचेंगे कि बाहर से आयातित एक बोरोड प्लेयर जो जनता दल यूनाइटेड ला रही है मोतिहारी से, तो क्या वो क्षेत्र को समझ पाएंगे और या क्या वो क्षेत्र में विकास कर पाएंगे? डेफिनेटली वो तो जदयू के प्रवक्ता हैं। तो एक प्रवक्ता तो पोस्ट भी उनको आज के डेट में सीट भी इसीलिए मिला है कि वो जदयू वो नीतीश कुमार जी के बहुत क्लोज हैं। तो उनकी उपलब्धि ये हो सकती है कि वो जदयू में नीतीश कुमार जी के क्लोज है। मेरी उपलब्धि ये है कि मैंने समाज के लिए किया है। मैंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे मरीजों का जो वंचित वर्ग है उनका इलाज किया है। मेडिकल कॉलेज में मेरे आने से पहले 250 अल्ट्रासाउंड होता था, मैंने उसे 3000 तक पहुंचाया। चाहता तो मैं भी 250 ही पेशेंट रहने देता, बाकी 2750 पेशेंट जो कम से कम 12.5 से एवरेज रखा जाए कि 1500 रुपया रखा जाए, कि 1500 रुपया के हिसाब से अगर 2750 ही पेशेंट अगर मंथली आप सोचेंगे कि अगर मैं अपने पेशेंट अपने सेंटर की तरफ में मोड़ देता, मैं एचओडी था, प्रोफेसर था, मैं पेशेंट 250 ही रहने देता पूर्वत, तो सारे पेशेंट मेरे सेंटर में आते और उनसे मैं पैसा का दोहन करता। उसके जगह मैंने 250 से पेशेंट को 3000 किया। मतलब सर्वोच्च योगदान दिया आपने मेडिकल और चिकित्सा के क्षेत्र में। जी हाँ, जी हाँ, उसी को लेकर आप जो है समाज के बीच में, जनता के बीच में, युवाओं के बीच में जाएंगे कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं तिरहुत क्षेत्र के लिए, और आप लोग हमको साथ दीजिए। डेफिनेटली। लेकिन सर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, पलायन, ये तमाम विषय होंगे जो इनके सामने, जो आपके सामने बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि बिहार के मुद्दे की अगर बात की जाती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन, इन 3 चीजों के ऊपर खुलकर डिस्कस होता है। लेकिन आज दुर्भाग्य का बात यह है कि इन चीजों पर कोई खुलकर बात ही नहीं करना चाहता है। युवा पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो है दलाली चल रही है, मेडिकल के क्षेत्र में माफियागिरी चल रही है। इन सबको परिवर्तित करने की एक जीता जागता चुनौती होगी आपके सामने। सबसे पहले तो सरकार को अपनी नीति चेंज करना होगा, क्योंकि होम पोस्टिंग नहीं देते हैं डॉक्टर्स या शिक्षक। आप सारे लोगों को पोस्टिंग के नाम पर 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपया, या फिर उनका पॉलिसिंग, उन नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का पॉलिसिंग करना होता है, तब जाकर के आपको राइट पोस्टिंग मिलती है। मेरे अनुसार से द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज राइट पर्सन एट राइट प्लेस, राइट मैन एट रॉन्ग प्लेस, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग, wrong person at right place is also wrong. The best combination is right
राइट पर्सन एट राइट प्लेस। लाइक आई एम रेडियोलॉजिस्ट, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, एंजियोग्राफी करते हुए ही अच्छा लगूंगा। अगर मुझसे सर्जरी करवाने की कोशिश कीजिएगा तो आई एम नॉट एक्सपर्ट। वही हो रहा है कि जो चीज़ क्षेत्र में, अगर मान लीजिए कि कोई मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, उनको गया में पोस्टिंग दे रहे हैं, उनको अगर वैशाली में भी दे रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि अब 9 बजे शिक्षक अटेंडेंस लगाता है, फेशियल बायोमेट्री लग रही है उनको। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा, टीचर्स के अलावा किसी अदर सरकारी सर्वेंट को, सरकारी नौकर को क्या ये फेशियल अटेंडेंस लग रहा है? तो फेशियल अटेंडेंस ओनली फॉर टीचर्स होना क्या चाहिए कि सारे सरकारी नौकरों के लिए सेम रूल होना चाहिए कि अगर टीचर्स के साथ में ये फेशियल अटेंडेंस लग रहा है तो बाकी भी प्रोफेशनल जो है वो सारे के सारे जो सरकारी नौकर हैं उनके साथ में फेशियल अटेंडेंस होना चाहिए। यहाँ तक ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो ये नियम बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने आप पर लागू करना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स कहीं भी आप चले जाएं 10 बजे से पहले नहीं आते हैं ऑफिस, कुछ तो शाम में 5 बजे 6 बजे आते हैं। एचओडी रहने के दौरान मैं स्वास्थ्य विभाग में गया, मैं कितनी बार देखा कि स्वास्थ्य जो सचिव हैं वो कभी भी प्रेजेंट नहीं थे अपने समय पर। हम लोग 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा उस स्वास्थ्य सचिव का वेट किए। मीटिंग चल रही है, कभी घर में साहब है, लेकिन तमाम बिंदु पर देखा जाए तो शिक्षक को 3:15 बजे जो ड्यूटी खत्म होती है उसके बाद में भी 4:30 बजे तक रोका जाता है। मैंने कम से कम 100 से 150 से ऊपर स्कूल में गया हूँगा। सारे स्कूलों में जाकर के मैंने देखा है कि शिक्षक के अलावा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहता है। किस चीज़ का दंडित किया जा रहा है उन्हें? सिर्फ इसलिए कि आपके हाथ में चाबुक है तो आप चला दे रहे हैं। अगर वाकई में अगर नियम है, अगर कोई नियम है बिहार में, अगर शिक्षा को सुधारना है तो आप क्वालिटी ऑफ टाइम दीजिए ना उनको। आप क्वांटिटी ऑफ टाइम से, क्वांटिटी से कहीं, आप क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी में अगर देखा जाए तो हमेशा क्वालिटी जीतता है। आप उनसे क्वांटिटी मांग रहे हो, क्वांटिटी ऑफ टाइम मांग रहे हो, उनको क्वालिटी ऑफ टाइम दो, उनको फैमिली के साथ में रहने लायक दो। आप शाम में 4:30 बजे आदमी ड्यूटी खत्म करता है, 3:15 बजे की जगह वो घर पहुंचते पहुंचते 7 बजे से 8 बजे उसको टाइम लगता है। घर में बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, बहुत सारे तमाम बैंक में पैसा जमा करना है, कहीं ज़मीन खरीदना है, कहीं कुछ है। हम सारे काम कैसे संपादित करेगा वो 1-2 घंटे रात में, और सुबह में 6 बजे से वो तैयारी में लग जाता है कि हमें फिर स्कूल में अटेंडेंस बनाने चलना है। आप शिक्षा को ठीक करने चले हो, सरकार के पास सोच नहीं है। अंगूठा चाप नेता बने हुए हैं मिनिस्टर यहाँ पर। दुर्भाग्य का बात है कि शिक्षित लोग शिक्षा की हरदम बात करते हैं, लेकिन शिक्षित लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब ने जो बात कही ये लोगों को सही तो लगेगी, इनका कथन भी सही लगेगा, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह भी है कि लोग जाति पात धर्म मजहब में बढ़ जाएंगे और जब चुनाव का समय आएगा तो वो अपने जात के जो है नेता को खोजना शुरू करेंगे। यह भी एक चुनौती होगी आपके सामने। जाति धर्म मजहब, फलानवा का जाति फलाने है तो हम फलाने को वोट देंगे, धमाके। हाँ, इसका भी जवाब दूंगा। मैं नेतरहाट स्कूल में था, अखंड बिहार के नेतरहाट स्कूल में मैंने 1981 में ज्वाइन किया था। तो नेतरहाट स्कूल में हमें सेम क्लोथ्स पहनना होता था। वहाँ पर धोबी को भी हम लोग धोबी जी कहते थे। हम लोग आश्रम श्रीमान, हम लोग अपने गुरु को श्रीमान जी कहते थे। सुबह में पैर छूते थे। उनकी वाइफ को हम लोग को माता जी कहते थे। तो संस्कार देना होगा। हमारे यहाँ संस्कार नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ अब ये शिक्षा दी जा रही है कि कैसे शिक्षकों और कैसे अपने गुरु और कैसे अपने चिकित्सक को आप कैसे दंडित कर सकते हो, कैसे अपमानित कर सकते हो। जहाँ अपमानित हो रहा हो शिक्षक, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स अपमानित कर रहे हो, जहाँ रोड चलते राह चलते एक शिक्षक मुझे बोली अपने स्कूल में जो मिली, तो वो बोली कि मैं जब स्कूल जाने के लिए भागती रहती हूँ कि समय 9 बजे पहुँच जाऊँ, तो रास्ते में लोग जो हमारे गांव वाले वो हंसते हैं, देखो देखो टीचर मास्टरनी भाग रही है अटेंडेंस बनाने के लिए। तो आपने क्या क्या बना दिया, आप लोगों ने शिक्षकों को क्या बना दिया आप लोगों ने? आप उनसे अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उचित शिक्षा देंगे बच्चों का, या अपना मान सम्मान देखेंगे? मान सम्मान तो आप ले रहे हो, आप तो मान सम्मान ही ले लोगे शिक्षकों के, तो उसके बाद में वो दूसरों को क्या मान सम्मान और दूसरों को क्या ये संस्कार सिखाएंगे? आप जो संस्कार देने वाले शिक्षक हैं उनका ही आप मान सम्मान डाउन कर रहे हो, उनका मोरल लेवल आप डाउन कर रहे हो। वो अपनी सम्मान के साथ में, कोई भी शिक्षक कितना सैलरी दे रहे हैं आप? क्या ये सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है उसके अनुसार से सैलरी दे रही है? सैलरी नहीं दे रही है। दारूबंदी करके रखा हुआ है आपने। बहुत लोग कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि दारू को आप चालू कीजिए, लेकिन गुजरात मॉडल को अगर आपने फॉलो किया और गुजरात की तरफ से अगर बिहार को आपने अगर शराब मुक्त किया, तो गुजरात का हिस्ट्री भी आप जान लीजिए कि गुजरात जो है वो डेवलप्ड स्टेट है। और वहाँ पर भी अगर कुछ लोग हैं तो वहाँ पर उन लोगों के लिए पियकर की सुविधा करके, पियकर का एक ये मिलता है, ID कार्ड मिलता है, और सरकार
अच्छा खासा टैक्स लेती है वो आप ज़्यादा टैक्स लें। अगर मान लीजिए आज के देश में बिहार में दारू नहीं मिल रहा है, दारू अगर कोई 1000 रुपए में दारू मिल रही थी वो 2000 में मिल रही है। दारू मिल रही है सर, छुपके मिल रही है, भूत हो गई है, दिखती कहीं नहीं है, बिकती हर जगह है। डेफिनेटली अगर वो पैसा अभी छपरा और सिवान में लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 200 लोगों के आंख फूट गई, उनका आंख का रोशनी चला गया। तो सर अब पिछली बार भी यही सेम कांड हुआ था। तो शराब तो मिल रही है, डेफिनेटली इसमें नो डाउट शराब मिल रही है, बस लोगों को दिखती नहीं है। तो नेता तो नहीं पीटा जाता है, लेकिन अगर एक चिकित्सक के द्वारा अगर कोई मरीज मर जाता है तो उस चिकित्सक को पब्लिक जो है मार मार कर भूत बना देती है। लेकिन कभी आपने नहीं सुना, आज के डेट में इतने मृत्यु हुई, कहाँ मैंने सुना कि कोई भी नेता मारा गया, वहां पर गया और नेता जो है, ये नेता और सो कॉल्ड जो ये मिनिस्टर हैं, इन लोगों को मार मार कर पब्लिक नंगा करके रोड पर घुमाए। अगर वैसा करेगी तो बिहार की जनता कहलाएगी। बिहार की जनता का भी दोष नहीं है, आप उनको शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, आप उनको उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप मैं देख रहा हूं कि 20-25 दिन से आपका रूटीन में फॉलो कर रहा हूं। आप स्कूलों में जा रहे हैं, विद्यालयों में जा रहे हो, क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, तमाम शिक्षकों से मिल रहे हैं, बच्चों से भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो है शिक्षा का जो मायने होता है वो मायने शिक्षा रूपी मायने पहुंच पा रहा है बच्चों के बीच में, और जो अध्यापक है वो पहुंचा पा रहे हैं, या कुर्सी पर अब आओ बैठकर सो जाओ और इसके बाद काम खत्म करो घर चले जाओ? मैंने फिर कहा कि शिक्षक जो है प्रेशराइज है। अभी तो एक्चुअली मैं शिक्षकों से जाकर सीख रहा हूँ। कभी उनसे जमीन सर्वे करवा लीजिए, कभी उनको दारू वाले को पकड़वा लीजिए, इन तमाम चीज का प्रेशर तो पढ़ाएंगे कब? अभी इलेक्शन आने वाला है, तमाम इलेक्शन में ड्यूटी भी उन्हीं की लगने वाली है। शिक्षक पढ़ाएंगे कब? जब शिक्षकों को आप ड्यूटी पे लगाते हैं, फ्रीडम देंगे। ऑब्वियसली आप ड्यूटी पे लगना है तो सारे नेता को लगाओ ना। कठपुतली बना दिया, जिधर मर्जी उधर मूव कर दो। ऑब्वियसली ये सारे के सारे नेतागण और ब्यूरोक्रेट्स मिल करके एक शिक्षक जिनका काम है कि एक स्टूडेंट को दिशा देना और उनको एक अच्छी शिक्षा देना, तो वो उसके जगह में लगे हुए हैं समाज में एक वोटिंग काउंट करने में, और तमाम जगह पर उनको इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया था। या फिर अगर ये छठ का भी समय देखा जा रहा है, छठ के समय में उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। मैं आज तक समझता था कि एक चिकित्सक को छुट्टी नहीं मिलती है। मैंने ये भी सुना है कि पुलिस को भी नहीं मिलती है छुट्टी। इसके कारण में अभी एक पुलिस ऑफिसर ने सुसाइड भी किया है। लेकिन शिक्षक भी प्रताड़ित हो रहे हैं। ये हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं समझ रहे हैं या सरकार नहीं समझ रही है। ये सरकार, हो सकता है आज ये सरकार है, कल दूसरी सरकार हो, लेकिन हमेशा तो पीस शिक्षक रहा ही रहा है। अगर कोई वाकई में अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन उठाए कि समय का चोर दिखाया जा रहा है, समय का चोर बताया जा रहा है। आप सदन में जा रहे हैं, उठाएंगे? अब अगर आप बतौर जो है वहां पर जो है सदन के मेंबर पहुंचते हैं तो उठाएंगे इन शब्दों का, क्योंकि आप तो यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन सदन में जाने के बाद इन चीजों को डॉक्टर विनायक गौतम याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं? अगर आप ये मुजफ्फरपुर में जो डॉक्टर्स हैं या जनता से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मैं अपने नाना जी के ही पद चिन्ह पर चल रहा हूं। तो वैसे भी नाना जी ने ही मुझे जनेऊ दिया था। तो मुझे अच्छा लगता है एक अन्याय के खिलाफ लड़ना। तो डेफिनेटली समय आएगा, समय बताएगा कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि वाकई में काम करूंगा। लेकिन ये आप विश्वास रखिए मुझसे कि समय आने पर जितने भी ये नेता चोर बैठे हुए हैं, इन सब को उन्हीं के सदन में धोएंगे का मतलब ये नहीं कि मारेंगे, लेकिन नो चोर बताएंगे उनको हम। डेफिनेटली सारे के सारे मैक्सिमम नेता आज के डेट में चोर हैं। राजा बनता जा रहा है और प्रजा बनता जा रहा है। एकदम चोर है नेता। हमारे बाबूजी के समय में नाना जी तो उसी रास्ते पर निकल चुके हैं। नेता ही बनना है आपको भी? नो, मुझे नेता नहीं बनना है। मैं नेता को सुधारने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनको वाकई में उनकी जगह दिखाने जा रहा हूँ कि ये वाकई में चोर बन रहे हैं आज के डेट में। नेता कभी ना देता। नहीं, मुझे योगी जी पसंद है, मुझे मोदी जी पसंद है। वाह। मुझे ये ऐसे नेता पसंद नहीं है जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। डेफिनेटली यहाँ पर वो कास्ट, रिलीजन, ये सारी बातें आएंगी। बहुत लोग योगी जी और मोदी जी को लाइक करते होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मोदी जी में भी मैंने देखा कि उनके भाई पेट्रोल पंप पे काम करते थे और वो बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि मेरा क्या है, फकीर आदमी हूँ, एक दिन झोला उठा करके चल जाऊँगा। तो मेरा भी क्या है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? एक दिन मैं अपना बोरिया बिस्तर लेंगे, अपना अल्ट्रासाउंड का प्रोब लेकर के वापस अल्ट्रासाउंड करने चल दूंगा। मेरे पास झोला नहीं है लेकिन अल्ट्रासाउंड प्रोब तो है ही है। महादेव ने इतना एटलीस्ट ट्रेनिंग दे दिया है कि मैं कहीं भी भूखा नहीं मरूंगा।
तो मैं पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहा हूं। और 1.5 साल सिर्फ बचा ही है, हमको लग रहा है इस जो है पूरे कार्यकाल में, जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें 1.5 साल बचा है। 2026 में इलेक्शन फिर से होगा। बहुत अच्छा है कि 1.5 साल है, क्योंकि कम समय में ही ज्यादा होती है, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं आप। लंबे समय में तो बहुत सारी गलतियां होंगी। अभी तो फोकस चल रहा हूं कि शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर ही अपना निवारण किया जाए, अपना ध्यान कंसंट्रेट करके रखूंगा मैं। चलिए मित्रों, हमारे साथ डॉक्टर विनायक गौतम है, जो एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है मुजफ्फरपुर के। और इस बार जब तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है तो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना ये ताल इस बात के लिए ठोक रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, शिक्षित हूं, मैं शिक्षा की बात करूंगा, मैं रोजगार की बात करूंगा, मैं पलायन की बात करूंगा, मैं एजुकेशन की बात करूंगा, मैं चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की बात करूंगा। और यही कारण है कि जो है चुनावी मैदान में उतरकर अपना जलवा दिखाना चाहते हैं। अब लोग कुछ बोलना चाहते हैं? एक और बात, स्नातकों को 5,000 रुपया के लगभग नेपाल में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है जी। हमारे स्नातकों को हमारे यहाँ पर अगर नेपाल के पास तो पैसा कम है, फिर भी दिया जाता है। फिर भी दिया जाता है। वो तो पेट्रोल भारत से जो है इंपोर्ट करता है। वो तो इंडिया के ही पैसे से मैक्सिमम चल रहा है, लेकिन करेंसी में भी बड़ा डिफरेंस है। फिर भी दे रहा है, फिर भी 5,000 दे रहा है। हाँ। लेकिन इंडियन जो है, हम हमारी जो भारत की सरकार है वो एक मजदूर को तो दे रही है मिनिमम वेतन, तो मतलब कि मिनिमम मजदूरी, तो बेरोजगारी भत्ता, हाँ। बता, लेकिन ग्रेजुएट्स के लिए कुछ नहीं है। ग्रेजुएट्स तो ऐसे बन गए हैं कि आप खुद सोचिए कि ग्रेजुएट ऐसी मनोस्थिति में रहता है कि पढ़ने के बाद में वो ना तो बोझा उठा सकता है और ना ही उसको काम मिल रहा है, और अगर उसके पास में कुछ अपना पैसा नहीं है तो वो क्या कर पाएगा। तो आपने स्नातक नहीं बनाया, आपने ग्रेजुएट नहीं बनाया है, एक तरह से आपने सुसाइडल बॉम्ब बना दिए हैं। यही आज के डेट में अगर आप दिशा नहीं देंगे तो वो गलत दिशा, अनगाइडेड मिसाइल हो जाएंगे ऑब्वियसली। इन्हीं में से कोई अगर मान लीजिए कुछ सुसाइड करेंगे और कुछ प्रतिशोध में आएंगे तो वो अपराधी बनेंगे। तो आप बना रहे हो, समाज नहीं रिस्पॉन्सिबल है इनको अपराधी बनाने में या फिर इनको सुसाइड करने में, ये नेता रिस्पॉन्सिबल है। इस बिहार राज्य में पहले जन्म लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जन्म ले लीजिए तो फिर जो है जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जब जी जाइए तो स्नातक जैसी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पूरे देश में जो है ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार की यूनिवर्सिटियों का यह स्थिति है कि यहां सेशन होगा या नहीं होगा, 3 साल में होगा, 5 साल में होगा, इसका भी भरोसा नहीं। शिक्षा भी राम भरोसे है, और अगर हो भी गया तो रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और रोजगार अगर आप पा भी गए तो सरकार की गुलामी के लिए आपको जो है दिन रात जो है चिकनी चुपड़ी बातें करनी पड़ती है। हमारे साथ डॉक्टर विनायक गौतम जी थे और ये बात कर रहे थे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर। तिरहुत उपचुनाव में अपना ताल ठोक रहे हैं। हमको पता है कि ये पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, अपने लोगों के बीच में जाकर लोगों को बताएंगे कि अगर हम चुनकर हमको लाइएगा तो हम आपके हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम वो नेता नहीं है जो एक बार आए और इसके बाद फिर 4-5 साल के लिए गायब हो गए। हम आपके ही क्षेत्र से हैं, हम आपके ही शहर से हैं, हम आपके ही कस्बा से हैं। हमारा एगो बहुत बड़ा अस्पताल है जो है मुजफ्फरपुर में। अगर हम आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे तो आप हमको यहां मिल जाइएगा। तो इन तमाम चीजों के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अब जनता क्या कुछ सोचती है, अपनी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन डॉक्टर विनायक गौतम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ खास बात जरूर होगी। सर, बात करने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप चुनावी क्षेत्र में गर्दा उड़ाएं। जिस प्रकार से आपने मेडिकल के क्षेत्र में मैदान फतेह किया है, चुनावी क्षेत्र में आप जो है अपना जलवा जलाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय महादेव। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः धन्यवाद। जय हिंद।